आप सबका स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आज हमें अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है चालकत्व। चालकत्व के अंतर्गत क्या होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं विलयनों का चालकत्व। विलयनों का चालकत्व ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, इसके बाद में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि इस मतलब कि जो हम गापा या फिर जो कापा पढ़ते हैं वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके लिंक यहाँ से होता है। ठीक है, उसका लिंक यहाँ से हम जनरेट करेंगे। ठीक है, आप सबने पढ़ा है फिजिक्स में R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। वेरी वेल। ठीक है, जो हमारा जो यहाँ पे जो रो होता है ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आप सभी जानते हैं ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे लग रहा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी हम इसे बोल रहे होते हैं। आप सबको दिख रहा है कि जो R है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू है L के, और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये इसके डायरेक्टली, जबकि ये जो A के है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुई इतनी बात। जब हम R को R प्रोपोर्शनल है L के, जब हम R को बढ़ाते हैं तो L भी बढ़ता है। जब हम R जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब R को बढ़ाते हैं तो ये घटता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है कि भाई तू ऊपर जाएगा तो मैं तुझे खींच लूंगा। जैसे आप जब कामयाबी की तरफ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, आपको नीचे खींचते हैं ना, सेम वही कंडीशन है। यदि हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बढ़ता है, या फिर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए। देखिए, क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक ये है R प्रोपोर्शनल है L के, यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन, आपको ये बात तो पता है कि जो हमारी चालकता है, धारा का प्रवाह कब होता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से हो सकता है या फिर धारा का प्रवाह हो सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉन से। या तो धारा का प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन से जो कि मुक्त है, या फिर मुक्त आयनों से धारा का प्रवाह होता है। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखो, जब हमारी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर करते हैं तो जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उन्हें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, उन्हें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्लियर। यानी कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ रहा है। दूरी बढ़ाई प्रतिरोध बढ़ा, दूरी घटाई प्रतिरोध घटा। क्यों? क्योंकि उन्हें दूरी कम तय करनी पड़ रही है। क्लियर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो एरिया है ये छोटा एरिया है, ये जो एरिया है ये बड़ा एरिया है। आप सबको पता है कि बड़े एरिया में एरिया जो होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो जाएंगे। क्यों? यदि कोई मोटा आदमी है, यदि कोई मोटा आदमी है और रास्ता है बहुत बड़ा, आसानी से चला जाएगा। क्लियर। लेकिन यदि ये छोटे रास्ते से हम इसे जाने के लिए बोलें तो क्या ये चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। चला जाएगा नहीं, अड़चन आएंगी ना। तो इलेक्ट्रॉन्स बड़े रास्ते से आसानी से फ्लो हो जाते हैं, जिसके कारण अड़चनें नहीं आती, प्रतिरोध कम हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जब ये छोटा रास्ता है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम होगी तो प्रतिरोध क्या करेगा, ज़्यादा ही तो होगा। रुकावट, किसी के रास्ते में रुकावट, किसी को रोकना ही क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब किसी की बाधा, मतलब किसी की बाधा बनना ही तो प्रतिरोध है। तो वही सिंपल सी बात यहाँ पे होती है। अब देखिए, ये बातें तो आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यानी कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आखिर कांस्टेंट टर्म क्यों आता है, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पे L अपॉन A ये है रो, ये क्या है, एक कांस्टेंट होता है। यानी कि किसी दर से ये बढ़ रहा है, किसी दर से ये बढ़ रहा है, लेकिन ये सभी नियत से तो नहीं बढ़ रहे, कुछ ना कुछ तो इनमें रहा होगा। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है कि मतलब ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जो R है हमारा L पे भी डिपेंड कर रहा है, A पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जिसपे
जो रो है वो जो एक वैल्यू ऐसी है जिस पे प्रतिरोध डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या है हमारी रो। ये क्या है, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर। R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन ए, ये तो आपको पता है। जब हम इसका इन्वर्स करते हैं, यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रो, ये क्या हो जाएगा A अपॉन L। यही होगा या कुछ और होगा? यही होगा। तो ये जो है इसकी इन्वर्सली फॉर्म जो होती है, इसको हम बोल रहे होते हैं, मतलब इनके हम क्या कर देते हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं। इसे G, इसे K का मतलब होता है कापा, वो मैंने गलत बोल दिया था, G को कापा, सॉरी गलती से निकल गया था। और इसको क्या बोलते हैं, चालकत्व। क्या बोलते हैं, चालकत्व। क्या बोलते हैं बच्चों, चालकत्व। ये फॉर्म क्या बनेगी, यानी कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हैं। ये इस तरीके से फॉर्म बन जाती है A अपॉन L, G इज इक्वल टू K A अपॉन L। ये क्या है हमारा कापा, क्या है कापा, या फिर कप्पा भी बोलते हैं कुछ लोग। ये क्या है हमारा चालकत्व है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, ये एक कांस्टेंट है। जैसे कि 1 अपॉन रो था ना, तो 1 अपॉन रो के इक्वल कापा है, और कापा के इक्वल 1 अपॉन कापा के इक्वल रो भी बोल सकते हैं। ये इस तरीके से भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे आप विशिष्ट चालकत्व भी बोल सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं विशिष्ट, यानी कि जो विशेष है विशिष्ट चालकत्व। क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व भी बोल सकते हैं, या फिर चालकता भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब हमें देखना है चालकत्व, हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना है चालकता। क्या देखना है, चालकता। अब ए देख लीजिए। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जबकि ये क्या होता है, ये उसकी लंबाई होती है। आगे समझने के लिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए, ये है हमारा एक कंटेनर, इसके अंदर हमने लगाई हुई हैं 2 इलेक्ट्रोड, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि दोनों सेम है। और ये क्या है, इनका जो आयतन है वो एकांक माना है। कितना माना है, एकांक माना है, यानी कि एक वॉल्यूम आप इसे बोल सकते हैं। 1 लीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, मिलीलीटर हो, कुछ भी हो, एकांक हो। क्लियर, इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो G इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कापा A अपॉन L हो जाता है। G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा A अपॉन L होता है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया, तो G इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, K के इक्वल मिल गया। ये क्या है हमारी जो चालकत्व जो था हमारा, वो किसके इक्वल मिल गया हमें, चालकता के बराबर मिल गया। यानी कि हम यहाँ से डेफिनेशन क्या जनरेट कर सकते हैं कि जो चालकता है वो क्या होती है, एकांक आयतन की विद्युत अपघट्य, जिसमें जो 2 इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की दूरी 1 मीटर और उन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तब वहां पर जो चालकत्व होता है या उनकी चालकता के बराबर होता है, या उसकी चालकता उसके चालकत्व के बराबर होती है। आई होप इट्स क्लियर और नॉट। सब कुछ तो आपके सामने है। डेफिनेशन आप खुद जनरेट कर सकते हैं कि एक विद्युत अपघट्य लेनी है जिसका क्या हो, एक वॉल्यूम हो, या फिर आप बोलिए एकांक आयतन हो जिसका, और 2 इलेक्ट्रोड जो हो उनका जो हमारा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तथा उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। जो डेफिनेशन है, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, वहां पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें देखना है मोलर कंडक्टिविटी और इस कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये आप खुद देख लीजिएगा। अब देखो, मोलर आप खुद फाइंड आउट कर पाएंगे, बहुत सिंपल सा है। इसके अंतर्गत क्या कर देना है, आयतन जिसमें, अब इतना आयतन लेना है किसका, इसमें तो था एकांक आयतन, एकांक को हटा लेंगे, आयतन जिसमें क्या हो, 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 मोल हो।
आयतन जिसमें 1 मोल, यहाँ पे लिखिए आयतन जिसमें 1 मोल उपस्थित हो, यानी कि 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, ऐसा आयतन लेना है। इसमें क्या लेना था, एकांक लेना था। अब इसमें क्या है, ये इसका ही आप एक पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो गई इतनी बात, यानी कि इतना आयतन लेना है कि जिसमें 1 मोल आ सके। क्लियर। अब देखिए इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, उसे हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन खुद जनरेट करेंगे। 1 मोल विद्युत अपघट्य है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन, या फिर आप बोल सकते हैं कि इतना आयतन की जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य हो। कितना है, V मान लेते हैं। कितना है वो आयतन, V मान लीजिए। चूंकि हमें क्या पता है, एकांक आयतन में चालकत्व कितना था, या फिर चालकता कितनी थी, कापा के इक्वल थी। कितनी थी, कापा के इक्वल थी। तब V आयतन में चालकता कितनी हो जाएगी, जब एकांक में कितनी है, कापा, V में कितनी हो जाएगी, V इंटू कापा, V इंटू कापा। हम क्या करते हैं, दैट इम्प्लाइज, यानी कि तब V आयतन में V क्या था, 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन था। इसे आप लिख सकते हैं लैम्बडा m इक्वल टू V के, या फिर कापा इंटू V। लैम्बडा m, इसे हम बोलते हैं कैपिटल लैम्बडा। ये किसको शो कर रहा है, 1 मोल विद्युत अपघट्य के बारे में ये बता रहा है। क्लियर। आगे देखें, यानी कि 1 मोल के अंदर जो चालकता होने वाली है, 1 मोल विद्युत अपघट्य जितना आयतन में है उसकी चालकता कितनी होने वाली है, ये लैम्बडा m उसको शो कर रहा है। क्लियर। हमें क्या पता है कि जो सांद्रता है, सांद्रता किसके इक्वल होती है, हमें क्या पता है, सांद्रता को हम मानते हैं मोल बटे आयतन के इक्वल। मोल बटे आयतन के इक्वल ही तो मानते हैं, यानी कि मोल और आयतन में जब हम रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या किसकी फॉर्म में देखते हैं, हम सांद्रता की फॉर्म में देखते हैं, जो कि इक्वल किसके होता है, आयतन कितना है, V। मोल कितने माने हैं हमने, 1। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन। 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन तो 1, देखिए सांद्रता किसके इक्वल होती है, C के इक्वल होती है। तो अब रिलेशन क्या बनता है कि लैम्बडा m क्या लिख सकते हैं आप, 1/v इक्वल टू C। दैट्स इम्प्लाइज V इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C होगा। दैट्स इम्प्लाइज V इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कापा अपॉन C। आपको एक और रिलेशन यहाँ पे मिल गया और एक रिलेशन ये हो गया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। ये आपको पता है, ये एक कांस्टेंट है, इसे कापा बोल दीजिए, और ये क्या है, सांद्रता हो जाएगी। क्लियर। और ये तो आपको पता ही है 1 मोल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत कितनी चालकता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, अब हम इतनी बातें तो समझ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, कि जो हमारी चालकता वगैरह है ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं, इन सभी के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। इनकी चालकता पर तनुता का प्रभाव हम देखने वाले हैं, कि चालकता पर यदि हम तनु करते चले जाएं, यानी कि सांद्रता को क्या करते चले जाएं, तनु के फॉर्म में लेते चले जाएं, तब क्या होगा, चालकता बढ़ेगी या फिर चालकता घटेगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब चलें आगे, इसको एक बार फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। चालकत्व हम समझ चुके हैं अच्छे से। चालकत्व क्या था, चालकत्व हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। G इज इक्वल टू कापा A/L था, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि जो लैम्बडा m है, लैम्बडा m क्या है, मोलर चालकता है। मोलर चालकता का मतलब कितना है, लाइट जला देती मैडम, लाइट आ रही हो तो इन्वर्टर भी तरह पर आज।
मोलर चालकता का मतलब क्या होता है? मोलर चालकता का मतलब था, आप समझ चुके हैं चालकता का मतलब क्या था। अब सिर्फ इसमें क्या है कि मोल को इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप बोलेंगे 1 मोल विद्युत अपघट्य को, 1 मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर, 1 मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर, जब उनके बीच की दूरी 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तब उनकी जो चालकता होती है वो कितनी होती है? उसकी मोलर चालकता के बराबर होती है। नोट कीजिए, 1 मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर चालकता को मोलर चालकता कहते हैं यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 मीटर तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब इस पे तनुता का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि हम किसी की तनुता को बढ़ा दें, तनुता का मतलब है कि जैसे कि ये गिलास है, इसमें पानी है और कुछ इसके अंदर क्या है? चीनी है। ये मान लीजिए चीनी है, क्लियर। इसके अंदर पानी है। यदि हम क्या करें, इसके पानी को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? इसकी तनुता बढ़ जाएगी। इसके अंदर वाटर को बढ़ा दिया यानी कि क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या है? बढ़ रहा है। जब हम इसके अंदर वाटर को इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आयतन बढ़ रहा है। पहले तो ये कितना था? पहले तो ये इतना था, लेकिन जब हमने इसमें पानी मिला दिया तो बढ़ेगा ना, लेवल तो बढ़ेगा। तो तनुता को बढ़ाया तो आयतन बढ़ा, तनुता को बढ़ाया आयतन बढ़ा। अब देखो, जब तनुता बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है सांद्रता घट रही होगी, यानी कि चीनी के कण तो उतने ही हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं। जो जितना गाढ़ा विलयन था क्या वो उतना रहेगा? नहीं रहेगा। क्या हो जाएगी? उसकी कंसिस्टेंसी कम होती चली जाएगी। कंसिस्टेंसी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब देखो, कंसिस्टेंसी इसकी कम हो रही है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तब क्या होगा? जब सांद्रता हमारी घटेगी। क्यों? क्योंकि जब तनुता बढ़ रही है, आयतन बढ़ रहा है, डिपेंड करिए, सांद्रता घटेगी ही घटेगी। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? प्रति एकांक आयतन में, सही तो है कापा? गलत कापा। सही है। कैसा? जब सांद्रता कम हो रही है तो चालकता भी तो कम होएगी। चल रहे मत बता बेस। जब हमारी सांद्रता कम हो रही है तो प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या घट रही है। प्रति एकांक आयतन में यानी कि अब जो हमारा आयतन है वो बढ़ रहा है, यानी कि अणुओं की संख्या उनमें कम होती जा रही है। कैसे? देखिए, जब यहाँ पे इतने अणु थे इतने पानी में, अब हमने पानी तो बढ़ा दिया, लेकिन जो हमारी चीनी है या फिर जो वे कण हैं वो कितने हैं? वो तो एज इट इज है ना, उतने के उतने ही हैं, या बढ़े? नहीं बढ़े। तो प्रति एकांक आयतन में, जो प्रति एकांक यानी कि एकांक आयतन में जितने जो हमारे अणु थे वो उतने ही हैं। जब आयतन बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वो कम दिखाई दे रहे हैं हमें। क्या है? वो कम है। ठीक है, प्रति एकांक आयतन के हिसाब से वो कम होते जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कम हो रही है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी हमने बढ़ा रहे हैं, जब पानी बढ़ा रहे हैं, पानी हम बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एकांक आयतन के अंदर, उतनी ज्यादा क्या होती है? चालकता होती है। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा चालकता होगी। इतनी बात ऑब्वियस सी बात है। जब हम आयतन बढ़ा दिया, मुक्त आयन उतने ही रहे तो चालकता घटेगी या नहीं घटेगी? कापा घट रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। आगे देखें। अब देखो फिर से, यदि तनुता बढ़ रही है आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ रहा है सांद्रता घट रही है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है? प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या घट रही है। क्लियर? अब देखो, एक बात आपको याद रखनी है, जितने ज्यादा क्या होंगे? मुक्त आयन होंगे एकांक आयतन के अंदर, उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो, यदि तनुता जो है हमारी, तनुता को कम करेंगे तो आयतन क्या होगा? आयतन कम होगा। यदि हम यहाँ से पानी निकालना शुरू कर दें, इस कंडीशन में आए, इस कंडीशन में, तो क्या हो रहा है? आयतन कम हो रहा है। ठीक है,
सांद्रता क्या हो रही है, सांद्रता बढ़ रही है। जब जैसे जैसे पानी घटेगा वैसे वैसे चीनी और भी ज़्यादा क्या होगी, गाढ़ी कर देगी ना इसको। तो ये क्या हो रही है, सांद्रता बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यानी कि प्रति एकांक आयतन के अंदर जो हमारे अणु थे उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आयतन जब घट रहा है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ एटम या कुछ भी मान लीजिए, वो क्या होंगे, हमें बढ़े हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे। अब 1 किलो आलू है, 1 किलो आलू या फिर मान लीजिए 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी है, इसके अंदर आपने क्या किया, 10 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। तो चीनी क्या है उसके हिसाब से नॉर्मल मान लीजिए, या फिर मान लीजिए आपने इसमें 2 लीटर पानी डाला, तो क्या होगी, कंसिस्टेंसी अच्छी बनेगी, यानी कि इसके अंदर जो कण थे वो अच्छी मात्रा में थे, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनेगी। लेकिन जब हमने इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया 2 लीटर की जगह पे, तो ये इसके हिसाब से तो कम है ना। तो वही बात है, जब हमने इसके अंदर पानी 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 मिला रहे हैं या फिर कुछ भी बढ़ा रहे हैं, आयतन बढ़ा रहे हैं, तो प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कम होती जा रही है। जब हमने इसको कम किया तो उसके हिसाब से ज़्यादा दिखाई देगी। अब यहीं पे आप इसको 1 लीटर कर दो तो ये चीनी इसके हिसाब से ज़्यादा दिखाई देगी ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो चालकता क्या होगी कि हमारी चालकता क्या होगी, बढ़ी हुई दिखाई देगी। प्रति एकांक आयतन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। यदि तनुता को बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। जब आयतन में वृद्धि होती है तो उसकी सांद्रता कम होती जाती है। जो सांद्रता कम होती है तो चालकता, सांद्रता जब हमारी कम होती है तो चालकता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कम हो रही है। और ये बात भी आप समझ चुके हैं, यदि तनुता कम, आयतन कम, सांद्रता ज्यादा, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, कापा भी बढ़ेगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो। यदि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।